वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का हम लोग इंग्लिश प्रोज का पहला पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो पहला चैप्टर है प्रोज का, ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ाए थे उसके आगे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि विलियम सी डगलस महोदय न्यू दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, ट्रेन चलते हैं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, बंदर देखते हैं, शरणार्थी लोगों को देखते हैं, फिर से रास्ते में वे बहुत से गांव देखते हैं, बहुत से देहात देखते हैं, फिर से छप्पर देखते हैं, मड़ई देखते हैं, झोपड़ी देखते हैं, और फिर से उस छप्पर पे उस झोपड़ी पे बहुत सारे लताएं दिखाई देती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने देखा रास्ते में। मैंने जो लास्ट चैप्टर पढ़ाया था, वो लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था कि एक स्टेशन पर वह जब उतरते हैं तो एक बच्चों का समूह उनको चारों तरफ से घेर लेता है, और सभी बच्चे अपने अपने हाथों में टोकरियां और पंखे लिए हुए होते हैं जो हाथ से बनाए गए होते हैं, और टोकरियों और पंखों को ऊपर ले लेके अपने अपने सामानों की बोली लगाते हैं, और वह बोलते हैं टोकरी ले लो ले लो। लेखक महोदय को समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव को देखते हुए समझ जाते हैं कि बच्चे टोकरी बेचना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें समाप्त हो जाए। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। कौन शरणार्थी बच्चे थे? ये बच्चे जो इन प्लेटफॉर्म्स पर इकट्ठे हो गए थे और टोकरियों और पंखों को बेच रहे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, अर्थात जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे का डिक्लेरेशन, घोषणा, डिक्रीड मीन्स डिक्लेयर्ड, जब घोषणा कर दिया गया, मैंने जब घोषणा कर दिया गया, दोनों देशों ने अनाउंस कर दिया कि अब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क हैं, देश हैं, तो hundreds of thousands of people pulled up ने छोड़ दिया, left, अर्थात हजारों लोगों ने छोड़ दिया their roots, अपने अपने घर को, and changed their residence, और अपने अपने निवास को बदल दिए। मतलब जो पाकिस्तान से चले वह हिंदुस्तान में आए, उन्होंने घर छूट गया और अपना निवास बदल दिया। 9 million people left Pakistan came to India, लगभग 90 लाख पीपुल पाकिस्तान छोड़े और इंडिया में आकर शरण ले लिए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फैनेटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता, अर्थात धार्मिक कट्टरता के कारण 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और हिंदुस्तान में आ गए। धार्मिक कट्टरता का मतलब क्या हुआ? चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया या हिंदू कंट्री के रूप में देख लिया गया, इसलिए वहां पर अधिकांश से अधिकांश जो हिंदू लोग थे वह धार्मिक कट्टरता के भय के कारण उन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और हिंदुस्तान में आ गए। दे वर पीपुल, पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, अर्थात जब उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की तो वे लोग गरीब हो गए। जाहिर सी बात है, जब कोई मुल्क छोड़ेंगे, कोई जगह छोड़ेंगे, तो वहां से हम अपना घर और वहां की अपनी जो संपत्ति है या और भी सारी चीजें जो अपने साथ नहीं ले जा सकते वो वहां पर छोड़ देंगे। जब वहां पर छोड़ देंगे जाहिर सी बात है हम गरीब हो जाएंगे। जब उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की तो वे लोग गरीब हो गए। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक मीन्स यात्रा, और जब उन लोगों ने अपनी और लंबी यात्रा शुरू की तो वे लोग और भी गरीब हो गए। फॉर क्योंकि ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि वे लोग अपने साथ जो कुछ ला सके थे वह सिर्फ भोजन था, और अपने साथ जो ला सकते थे वो थोड़ा बहुत था, जो सामान, कुछ कपड़े हो गए, कुछ रुपये पैसे हो गए, कुछ भोजन की चीजें हो गई, बस यही चीज ला सकते थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। जाहिर सी बात है, भोजन समाप्त होगा, धीरे धीरे पैसे भी समाप्त हो जाएंगे। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और कुछ दिनों के बाद, मतलब चले, उनके पास कुछ भोजन था, कुछ रुपये थे, कुछ कपड़े थे, लंबी दूरी कुछ चले, कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर चले, भोजन जितना लेके आए थे समाप्त हो गया, कुछ पैसे लेके आए थे समाप्त हो गया। कहीं ना कहीं वो लोग रुकेंगे, चलेंगे तो रुकेंगे, रुकेंगे तो खाएंगे, खाएंगे तो खर्च करेंगे, तो ऐसे उन लोगों के पास से पैसा और भोजन धीरे धीरे समाप्त होता चला गया।
They began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. मतलब उन लोगों को भोजन मिलना समाप्त हो गया, क्योंकि भोजन कोई देने वाला था नहीं। जो भोजन लेके वो लोग चले थे तो समाप्त हो गया था। पैसा था नहीं, पैसा भी समाप्त हो गया था, तो वे लोगों के पास से पैसा भी खत्म हो गया उन लोगों के पास से, और भोजन भी समाप्त हो गया। तो उन लोगों को भूख और प्यास दोनों लगने लगा, और वे लोग रास्ते में ही भूख और प्यास के कारण बेहोश होकर गिर जाते थे, और जहां गिरते थे वहीं पर मर जाते थे। मतलब ये हियर द राइटर रिफ्लेक्ट्स, shows the pitiable, the miserable condition of the refugee people who left Pakistan and came to India. मतलब यहां पर लेखक महोदय उन लोगों के दर्दनाक, दयनीय और भयावह दशा का वर्णन कर रहे हैं जब लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और हिंदुस्तान में आए। रियली एक बहुत टेरिबल सिचुएशन होता है कि कोई भी अपने देश को छोड़े और रास्ते में ही छोड़ने के बाद भूख प्यास के कारण मर जाए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. अर्थात वे बच्चे जो टोकरियों को बेच रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, वह इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। अर्थात जो प्लेटफॉर्म पर बच्चे इकट्ठे होकर लोगों को टोकरियां और पंखे बेच रहे थे, ये उन्हीं लोगों के लड़के थे जो पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ गए थे और भारत में शरण ले लिए थे। They are their parents or relatives had gathered in cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. मतलब वे लोग या उनके माता पिता या फिर उनके सगे संबंधी शहरों में इकट्ठे हो गए थे, छोटे छोटे दुकान लगा रहे थे और छोटे छोटे सामान बना रहे थे, और पहले से ही भीड़ भाड़ वाले बाजार में, शहर में गरीब लोगों को ही टोकरियां और पंखे बेचकर कुछ पैसा कमाने का प्रयास कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. अर्थात तो वे लोग कपड़े से या घास से बने हुए छप्पर में रह रहे थे जो गलियों में लाइन से लगे हुए। जैसे करते हैं ना, कपड़ा, बड़ा कपड़ा, मोटा कपड़ा ले लिया और ऐसे लकड़ी लगा के ऐसे टांग दिए और रस्सी से बांध दी चारों तरफ से और उसमें रह गए। उसी तरह से मैंने छोटा सा टेंट आप कर सकते हैं। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their life, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. मतलब इन शरणार्थियों में कुछ किसान लोग भी थे, तो ये किसान लोग had been accustomed to little to their all their life, मतलब वे लोग पहले से ही अपने जीवन पर थोड़े से में ही गुजारा करने के accustomed हो चुके थे, मतलब अभ्यस्त हो चुके थे। मतलब गरीबी में जीवन निर्वाह करने का उनको आदत हो गया था। फॉर, क्योंकि उनका जो सालाना इनकम था, मतलब एक किसान का, एक किसानी परिवार का जो सालाना इनकम होता है, आय होता है, does not exceed on an average $100 a year. वह एक साल में $100 से ज्यादा का नहीं था। मतलब लेखक ने अनुमान लगाया कि एक किसान साल भर में अधिक से अधिक $100 कमाता होगा। There is one meal a day and an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. मतलब वो लोग दिन में एक बार भोजन करते थे, और उस भोजन में होता क्या था? प्याज का एक टुकड़ा, रोटी, और रोटी का टुकड़ा, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी दूध, और थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। मतलब उनके भोजन में किसी प्रकार का कोई चाय नहीं, नो कॉफी, कोई कॉफी नहीं, नो फैट, कोई चर्बी वाला भोजन नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई मांस नहीं। मतलब उनका भोजन भी बहुत पौष्टिक भोजन नहीं था, भोजन भी वो लोग सही ढंग से नहीं कर पाते थे। मतलब खाने में भी वे लोग बहुत ही गरीब थे। $100 a year is not $2 a week. मतलब यदि हम लोग ये अनुमान लगाएं कि एक साल में $100 कोई कमाता है, तो एक सप्ताह में $2 भी नहीं। और डेली के हिसाब से जब इनकम लगाएं तो एक सप्ताह में $2 से भी कम एक किसान कमाता है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक दिन में कितना कमाता होगा। Even that small amount is hard to
अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम। फिर भी वह छोटी सी रकम गरीब लोगों को ही टोकरियां और पंखे बेचकर कमाना बड़ा ही मुश्किल था। मतलब कंगाली में आटा गिरा, आप लोगों ने सुना होगा, कंगाली में आटा गिरा, मतलब कहने का मतलब वो टोकरियां और पंखे बेचते किसको? जो उन लोग इर्द गिर्द थे। और जो उन लोग इर्द गिर्द थे वो कौन था? वो सभी लोग पाकिस्तान से आए हुए शरारती लोग ही थे, तो वो भी पैसा रुपया कमाना कठिन था। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड बढ़ गए, दौड़े चले आए on me like locusts. I, an American, was doubtless the most promising market that they had seen. मतलब यही वो कारण था जिसके कारण एक टोकरी बेचने वाले लड़के टिड्डियों की भांति झुंड बनाकर मेरी तरफ दौड़ते हुए भागते हुए चले आए। मैं एक अमेरिका का रहने वाला था, जिसे देखकर उन लोगों को निसंदेह यह लगा कि सबसे बढ़िया कस्टमर ग्राहक हो सकता है, जिससे वे सारे टोकरियां और पंखे बेच सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। I bought one mini basket for a few anaj, another fruit basket for a bit more, a beautiful West Java basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two a piece. मतलब इन्होंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में, दूसरी फलों को रखने वाली टोकरी कुछ और आनों में, और एक सुंदर सा रद्दी का कागज या रद्दी रखने वाला टोकरी 1 रुपये में, और एक प्यारा सा सिलाई का सामान, सेविंग बास्केट, सिलाई का सामान रखने वाला टोकरी 1 रुपये में, और कुछ और पंखे 1 या 2 या 4 आनों में इन्होंने खरीदा। My arms were filled and I had not spent 50 cents. मतलब लेखक महोदय की भुजाएं पूर्ण रूप से भर चुकी थी और उन्होंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। The children passed in shouting their wares. अर्थात ये बच्चे आते गए, अपने सामानों की बोली लगाते गए, वेयर WARE, वेयर में सामानों की बोली लगाते गए और बेचते गए। I was a prisoner completely surrounded, unable to move. मतलब लेखक महोदय इतनी ज्यादा टोकरियां और पंखे खरीद चुके थे कि उन्होंने शरीर में इसको कहीं ना कहीं सजाया था, रखा था, पूर्ण रूप से यह इनका शरीर भर गया था और यह चलने में भी असमर्थ थे। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे परिश्रमी, एग्रेसिव, उग्र वेंडर, विक्रेता वाज थी ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। मतलब लेखक महोदय के ठीक सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी, तो दिखने में बहुत ही प्यारी बच्ची दिख रही थी और वह सबसे परिश्रमी और सबसे तेज बोली लगाकर सामान बेचने वाली बच्ची दिख रही थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसने एक बड़ा ही प्यारा टोकरी लिया था जिसमें हैंडल था, एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स। मतलब इस टोकरी का दाम वो लगभग 1.5 रुपये या 30 सेंट मांग रहे थे। सी वाज एन अर्नेस्ट रीडर, वह एक गंभीर किस्म की बोली लगाने वाली लड़की थी। देयर वाज टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, माने उसने याचना किया, इन टोन्स, ऐसे स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट। रिंग एनी हर्ट का मतलब हृदय को द्रवित कर देना। मतलब जिस तरह से उसने याचना किया उस तरह से किसी का भी हृदय द्रवित हो जाता। मतलब उस लड़की की प्लीडिंग और बेगिंग को देखकर लेखक महोदय का हृदय द्रवित हो गया और वो न चाहते हुए भी कुछ देने के बारे में विचार करने लगे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं पूर्ण रूप से भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं था। लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, दूसरे टोकरी खरीदने की तो बात ही छोड़ी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अर्थात लेखक महोदय ने अपने बाएं भुजा पर सभी टोकरियों पर जो दाहिने भुजा में था उसने क्या, जो टोकरी और पंखा था उसको उन्हें बाएं भुजा वाले टोकरी और पंखे की तरफ सजा दिया, बैलेंस कर दिया, संतुलित कर दिया। आई रिच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल चेन, परहैप्स 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. Imploringly का मतलब विनम्रता को, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प। मतलब लेखक महोदय ने अपना हाथ निकाला कोट में से और दाहिने कोट के दाहिने जेब में उन्होंने अपना हाथ डाला और एक मुट्ठी सिक्का कॉइन्स निकाला जो लगभग 15 सेंट के बराबर थे और उन्हें अपने सामने खड़ी हुई विनम्रता पूर्वक खड़ी हुई लड़की के टोकरी में रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट
extended the gratuity as a substitute. मैंने उस लड़की को बताना चाहा कि मैं टोकरी अब खरीद नहीं सकता हूं, इसलिए उसके बदले में दया करके, सहानुभूति करके उसको यह कुछ पैसे मैंने एहसान के रूप में मैं उसको दे रहा हूं। मैं यह बताना, लेकिन मुझे यह बताना चाहते थे। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। तुरंत लेखक महोदय को यह आभास हुआ कि अरे उन्होंने यह कौन सी गलती कर दी थी। द चाइल्ड ऑफ 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. वह 9 वर्ष की लड़की जो फटे फटे कपड़े पहने हुई थी, जो भूखमरी on the edge of starvation, जो भूखमरी के कागारी पर थी, उसने अपने ठुड्डी को ऊपर उठाया, अपना हाथ टोकरी में डाला और सारे सिक्कों को इकट्ठा किया और पूरे एक संभ्रांत महिला के आत्मसम्मान के साथ सारा पैसा उसने लेखक महोदय को वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, सिर्फ एक ही चीज था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीदता। सी वाइप्ड हर आई, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई। हेडेड फॉर सम ग्लास hut that would have at least 30 cents that night. अब उस झोपड़ियों की तरफ बढ़ते हुए चली गई जहां उसका घर था, जिस झोपड़ी में उस दिन कम से कम 30 सेंट होते। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. लेखक महोदय इस यात्रा को कंप्लीट करने के बाद दिल्ली पहुंचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और उन्होंने यह बताया यही वह एक कारण था जिस कारण से उन्हें भारत पर से प्रेम हो गया था। वह कौन सा कारण था? वह कारण था सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिग्निटी। उनको यह लगा कि भारत के लोग चाहे ऊंचे ऑफिस में काम करते हो या फिर खेत खलियानों में काम करते हो, उनके अंदर आत्मसम्मान की, आत्मगौरव की, आत्म प्रतिष्ठा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अंतिम पैराग्राफ मैं बताना चाहूंगा, द पीपुल आई सा इन इंडिया, मतलब जिन लोगों को भारतवर्ष में लेखक महोदय ने देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाईवेज, उसमें से वैसे लोग भी थे जो गांव में काम करते थे, उन लोगों में वैसे भी लोग थे जो ऊंची ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में, कार्यालयों में काम करते थे। इन दोनों में, मतलब चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे वह बहुत गरीब हो, चाहे वह बहुत अमीर हो, चाहे वह गांव का रहने वाला हो, चाहे वह शहर का रहने वाला हो, इन दोनों प्रकार के लोगों में है, ये रखते हैं बॉस दोनों प्राइड, गर्व एंड लिवली सेंस ऑफ एसेंशियल सिटीजनशिप, मतलब इनमें गर्व और आत्मसम्मान की भावना, नागरिकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, इनके अंदर आजादी की भावना भी कूट कूट कर भरी हुई है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह 9 वर्ष की सुंदर लड़की, यह 9 वर्ष की सुंदर बच्ची, प्यारी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जिसका जन्म स्क्वेलर गंदे बस्तियों में हुआ था और गरीबी में हुआ था, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्याकरण में भी और सभ्यता में भी अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उस अशिक्षित लड़की ने, उस असभ्य लड़की ने, नंदी बस्ती में जन्म लेने वाली लड़की ने भारत की जीवंत आत्मा का एक झलक लेखक महोदय को दिखा दिया था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार सुनिएगा और उसके हिंदी अर्थ को ठीक से समझिएगा। एक वीडियो में इसका 3rd पार्ट भी प्रस्तुत करूंगा जिसमें मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। आप उसको भी ठीक से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।